So now the next topic is components of ERM process. ERM is enterprise risk management. So basically I have told you earlier that पहले के जो हम enterprise risk management को consider करते थे तो वो सिलो पर्सपेक्टिव होता था। सिलो पर्सपेक्टिव मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस भी फंक्शन या जिस भी डिपार्टमेंट में वो पर्टिकुलर रिस्क या रिस्क ऑकर कर रहा हो बस वही कंसीडर करता था, पूरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन को हम कंसीडर नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन अब आज के टाइम में जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को फर्दर मतलब कह सकते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अलोंग कंसीडर किया जाने लगा। ठीक है, तो फिर अब इसे ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिस्क की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी फंक्शन में कोई रिस्क ऑकर होता है तो साइलो पर्सपेक्टिव की बजाय अब हम क्या देखते हैं, हम इसे होलिस्टिक पर्सपेक्टिव की तरह कंसीडर करते हुए हम इसके लिए स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, डिजास्टर रिकवरी प्लान करते हैं और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग करते हैं, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी उस रिस्क से ओवरकम कर सकें, उस रिस्क को मिटिगेट कर सकें। तो इसके लिए हम कुछ कंपोनेंट्स पर बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम प्रोसेस, किस तरीके से हम ईआरएम प्रोसेस को इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो फर्स्ट इज डिटरमाइन द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बेसिकली देखिए, देयर आर विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल एंड टारगेट ऑफ ईच कंपनी, है ना। और ये कौन डिसाइड करता है? चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या टॉप मैनेजमेंट। ये कंसेंसस बेसिस पर मिल करके डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या विजन होगा, क्या मिशन होगा, विजन और मिशन को अकम्प्लिश करने वाले कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिस पर हमें काम करना है, उसके रिगार्डिंग गोल प्लान करेंगे और उसके रिगार्डिंग फिर टारगेट बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप मैंने जैसा बताया था कि जो ईआरएम प्रोसेस है ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अलोंग काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखना पड़ेगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फर्स्ट यू डिटरमाइन द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव है तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में कौन कौन से रिस्क हैं, ठीक है, कौन कौन से रिस्क ऑकर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अब रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, दो तरीके के रिस्क मैंने बताए थे, नेचुरल रिस्क और असाइनेबल रिस्क। नेचुरल रिस्क वो होते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, जिस पर कह सकते हैं आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है और यू कांट कंट्रोल। बस ये है कि उसके रिगार्डिंग प्लान करके आप उसके इम्पैक्ट को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिस्क और असाइनेबल रिस्क वो रिस्क होते हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सही टाइम पर पता चल जाए तो हम उसको मिटिगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। तो गोल इज व्हाट? द कॉम्प्रहेंसिवनेस। मैंने इसको बताया था कि इसमें आपकी जो सोच है, थिंकिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, दैट मस्ट बी ब्रॉड एनफ, है ना। वो इस तरीके की होनी चाहिए कि मैं इंटरडिसिप्लिनरी सोच रखूं, है ना। सिर्फ फंक्शनल या एक डिपार्टमेंट लेवल पर अगर आप उस तरीके से सोचते हैं, स्पेशलाइज लेवल पर सोचते हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, बल्कि आपको कॉम्प्रहेंसिवनेस की जरूरत है। कॉम्प्रहेंसिवनेस एक तरीके से कह सकते हैं ब्रॉडर सेंस या इंटरडिसिप्लिनरी यू नीड टू थिंक। ओके, एंड एग्जाम्पल हियर इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो द टूल इज सेल्फ असेसमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने रिस्क को खुद असेस करती है, सेल्फ असेसमेंट की तरीके से। इसमें मैंने एक जब क्वालिटी टूल किट फॉर मैनेजर एक कोर्स है ऑपरेशंस का जो कि मैं अभी रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने एक पीडीपीसी चार्ट के बारे में बताया है। ठीक है, प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट। तो उस चार्ट में भी ये जो बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीडीपीसी का। पीडीपीसी में क्या है? बेसिकली आपके जो कह सकते हैं प्रोसेस है उसके सब प्रोसेसेस एक्टिविटीज में आप ब्रेक करते हैं। हर एक प्रोसेस में कौन कौन सा रिस्क हो सकता है वो उसके सामने लिखते हैं और उसके और साथ में आप उसके मेजर्स लिखते हैं कि अगर इस तरीके का रिस्क ऑकर करता है तो हम वहां पर क्या सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पीडीपीसी चार्ट आप वहां से एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस की तरह या रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रैक्टिसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक चार्ट टाइप का दिया गया है सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो ये देखिए, फर्स्ट इज लाइकलीहुड। लाइकलीहुड क्या है कि कौन कौन से वो इवेंट या रिस्क हैं जो कि ऑकर करेंगे, तो वो 1 2 3 4 करके आप जो है यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है,
और उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो रिस्क मान लीजिए फर्स्ट जो ऑकर करता है वो किस किस सिचुएशन में ऑकर कर सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। होता है ना कि रेटिंग मीन्स अगर 1 लेवल पर लाई करता है, जैसे आप देखिए अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक का क्या होता है, रिक्टर स्केल होता है। तो रिक्टर स्केल जितना कम होगा मतलब उतने ज्यादा कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी का आपके पास अर्थक्वेक आप नोटिस करेंगे और उतना ज्यादा लॉस होगा। ठीक है। तो अलग अलग एडवाइजरी जब जारी की जाती है तो क्या किया जाता है, जैसे 9 रिक्टर स्केल का अगर भूकंप या अर्थक्वेक का अगर नोटिस किया जाए तो आप लोग क्या करें, है ना, 8 का हो, 7 का हो। ठीक है। या इन केस ऑफ जनरल जैसे ही अर्थक्वेक फील हो तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो उस समय पर आपको कौन कौन से मेजर्स करने चाहिए। तो ये सब जनरली हमें एडवाइजरी जारी की जाती है ना, सुनामी में हमें क्या करना है, या ये जो पेंडेमिक है तो इसमें आप देखिए पहले लॉकडाउन किया गया, फिर इसके बाद फर्दर इसी तरह से लॉकडाउन की सीरीज और फिर धीरे धीरे करके अनलॉक किया जा रहा है। ठीक है। तो दैट इज द एडवाइजरी बेसिकली। तो इसी तरीके से हम जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हम यही देखते हैं कि लाइकलीहुड क्या क्या है। ठीक है। कौन कौन से प्रोबेबल इवेंट्स हैं जो कि ऑकर कर रहे हैं, उनका कितना इम्पैक्ट है और उससे हम किस तरीके से उस इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिस्क को। तो दैट इज द रिस्क आइडेंटिफिकेशन बेसिकली। नेक्स्ट इज द रिस्क मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या करेंगे, उसके इम्पैक्ट को हम मेजर करेंगे कि किस लेवल का जो है रिस्क ऑकर कर सकता है। ठीक है। जैसा मैंने अभी स्केलिंग पर बताया ना कि वेरियस स्केल है ना, अगर माइनर लेवल पर आपका जो रिस्क है वो ऑकर करता है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेजर लेवल पर ऑकर करता है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, माइल्ड लेवल पर करता है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मीन्स बेसिकली वोलेटिलिटी मेजर मीन्स कितना डायनेमिज्म है ना, क्या रेट है, क्या स्केल है, किस लेवल पर वो रिस्क ऑकर कर सकता है, और उस रिस्क ऑकर करने पर हम किस तरीके का कह सकते हैं बिहेवियर शो करेंगे हम, या किस तरीके से उसको मिटिगेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जापान में अर्थक्वेक बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। ठीक है। तो जापान में जो लोग रहते हैं वो उसी हिसाब के स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। आप देखिए जो उनके घर का सेफ साइज होता है, ठीक है, वो उसी हिसाब का होता है, वो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पर बेस्ड है ना। जनरली वुड प्रेफर करते हैं वो जब अपना घर को डिजाइन करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग तो ईंट पत्थर वगैरह, ठीक है, उससे हम अपना घर बनाते हैं जनरली। ठीक है। वो लोग वुड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जिससे डैमेज कम हो, लॉस कम हो, और मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। फाइबर का इस्तेमाल अब आजकल ज्यादा होने लगा है, फाइबर का, प्लास्टिक का, क्योंकि उसमें क्या है कि फ्रेम्स बना करके आपने रखे हुए हैं, फ्रेम्स में टूटना भी नहीं है, कुछ होगा भी तो फिर आप जो है फर्दर उनको नए फ्रेम्स लगा करके फिर से घर बना सकते हैं। तो दैट इज द वोलेटिलिटी मेजरमेंट मींस कितना डायनेमिज्म है ना। तो मींस एक तरीके से रिस्क का क्या रेट है, किस रेट तक ऑकर करता है, और उस ऑकरेंस पर है ना पर्टिकुलर अलग अलग रेट्स पर हमें किस किस तरीके से कौन कौन से सॉल्यूशन हमें इंप्लीमेंट करने हैं। तो नेक्स्ट इज द वैल्यू एट रिस्क है ना, मीन्स कितना हमारा जो वैल्यू है वो स्टेक पर है अगर कोई रिस्क ऑकर करता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी एनालिसिस करेंगे। जैसे ये है लाइकलीहुड है, मीन्स प्रोबेबल जो कह सकते हैं रिस्क की प्रोबेबिलिटी, और साइज ऑफ लॉस मीन्स कितना हमें लॉस हो सकता है, कितना रेवेन्यू के टर्म्स में लॉस हो सकता है, कितना हमारा सेल्स के टर्म में लॉस हो सकता है, कितनी यूनिट हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के केस में लॉस हो सकता है। तो ये सारा कुछ आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है। अलग अलग रेटिंग स्केल पर। तो दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ दिस ईआरएम प्रोसेस। नेक्स्ट इज एसेसिंग द इम्पैक्ट। आप क्या करेंगे, स्ट्रेस और सिनेरियो टेस्टिंग। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि जैसे हमारे यहाँ पर ये फायर डिस्टिंग्विश या जो भी कह सकते हैं जो डिवाइसेस वगैरह हैं वो इंस्टॉल्ड रहती हैं, जो सोसाइटीज होती हैं उनमें भी इंस्टॉल रहती हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें भी इंस्टॉल रहती हैं। ठीक है। तो जनरली कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब ऑडिट होती है ना आईएसओ की या किसी और पर्टिकुलर ऐसी एजेंसी की, तो हम क्या करते हैं इसमें एक कह सकते हैं मॉक ड्रिल टाइप का हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है। तो मॉक ड्रिल में क्या होता है बेसिकली कि आप उसी तरीके के सिनेरियो को कंस्ट्रक्ट करके और उस सिनेरियो पर आप किस तरीके से डील करेंगे उसके बारे में आप जो है एक तरीके की मॉक ड्रिल परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और तो ये क्या होता है, एसेसिंग द इम्पैक्ट। तो बेसिकली स्ट्रेस या सिनेरियो टेस्टिंग है ना। तो सिनेरियो टेस्टिंग आप करते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को एक तरीके से ड्राफ्ट करके या एक तरीके से मैप करके आप दोबारा से उसको करते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस पर्टिकुलर पर्सन का क्या रोल रहेगा। ठीक है। इनकेस अगर फायर होता है या फ्लड आता है या सुनामी आती है, ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, या कुछ और अलग अलग टाइप के इंसिडेंट्स होते हैं,
तो उस पर्टिकुलर पर्सन मतलब उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कौन सा पर्सन होगा जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है, और उस पर्टिकुलर जो सिनेरियो है उसको ओवरकम करने में अपनी कह सकते हैं भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेस और सिनेरियो टेस्टिंग, तो एसेसिंग द इम्पैक्ट, स्टोकेस्टिक सिमुलेशन, डायनामिक फाइनेंशियल एनालिसिस, ये इसका एक एग्जांपल दिया है। तो स्टोकेस्टिक सिमुलेशन क्या होता है? स्टोकेस्टिक इज बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक, है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी ऑकर करती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी रिस्क के ऑकर करने की, तो उसका सिमुलेशन एक तरीके से करके देख लेते हैं हम, ठीक है, या उसके इम्पैक्ट को हम नोटिस कर लेते हैं कि अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग सिचुएशन में किस रिस्क का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द एग्जामिन एंड सेलेक्ट द अल्टरनेटिव रिस्क मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अलग अलग सिनेरियो में जो अल्टरनेटिव रिस्क मैनेजमेंट टूल्स या टेक्निक्स हैं हम उनको इस्तेमाल कह सकते हैं एक तरीके से एग्जामिन करना और सेलेक्ट करना, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में कौन कौन से, क्योंकि वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल, है ना, एक ही अगर तरीका है आपके पास डील करने के लिए तो वो हर जगह नहीं सही सूटेबल हो सकता है, ठीक है। तो जो अलग अलग कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी या अलग अलग रिस्क सिनेरियो में जो अलग अलग टूल्स या टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उनको आप क्या करेंगे, एग्जामिन करके देख लेंगे और कह सकते हैं उनका मैनुअल प्रिपेयर करके। जनरली होता क्या है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क से डील करने वाले लोग होते हैं दैट इज लिमिटेड पर्सन, है ना, तो जनरली वो क्या करते हैं, वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट कराते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकें और उसके बारे में रिस्पॉन्सिबल बना सकें, ठीक है। तो वो टाइमली जो वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट कराते हैं तो बेसिकली है क्या, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर रहे हैं, तो इन केस अगर किसी पर्टिकुलर रिस्क सिनेरियो में कुछ ऐसा कंटिजेंसी आती है तो हम उन लोगों का भी इस्तेमाल कर सकें। तो बेसिकली है क्या कि एग्जामिन एंड सेलेक्ट द अल्टरनेटिव रिस्क मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। तो अब ये कौन कौन से रिस्क मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल दिए, ट्रेडिशनल रिस्क ट्रांसफर, ठीक है, नेचुरल हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क, ठीक है। बेसिकली हम इन जगहों पर जब इस तरीके की सिचुएशन होती है दो प्लानिंग हम जरूर करके रखते हैं। फर्स्ट इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और दूसरा होता है डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग क्या होता है कि कोई भी इस तरीके का रिस्क ऑकर करता है तो उस रिस्क के इम्पैक्ट को हम कह सकते हैं नलीफाई करते हुए किस तरीके से अपना बिजनेस उस सिनेरियो में भी कंटिन्यू रखेंगे, मींस अपने बिजनेस को या अपने वर्क को किसी भी हाल में हमें बंद नहीं करना है। जैसे मैंने आपको वो कैपेसिटी का एग्जांपल दिया था रेल कोच का कि 1000 अगर रेल कोच 1000 की कैपेसिटी का रेल कोच में विशाखापट्टनम में एस्टेब्लिश करने की बजाय 100 कैपेसिटी के 10 रेल कोच फैक्ट्री में अलग अलग एरिया में एस्टेब्लिश करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि इनकेस अगर कोई एक प्लांट भी कोलैप्स कर गया तो मैं अगर हर एक की कैपेसिटी सिर्फ 10 कोचेस की भी बढ़ा देता हूँ उस साल के लिए तो मैं उस समय भी अपना बिजनेस रन कर सकूंगा, ठीक है। तो दैट इज द बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग क्या होती है कि अगर कोई डिजास्टर हो गया और कोई प्लांट कोलैप्स कर गया, कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो गई, तो उस सिनेरियो में मैं कितना जल्दी उस सिचुएशन से रिकवर कर जाता हूं, तो दैट इज द डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं जो है उस सिचुएशन से रिकवर कर जाऊं, ठीक है। तो आजकल होता है कि इंश्योरेंस वगैरह करा करके रखते हैं, ठीक है, और इंश्योरेंस कराने के बाद जैसा मैंने बताया था कि मॉड्यूलर स्ट्रक्चर और बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी का हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दीज में बी द अल्टरनेटिव रिस्क सॉल्यूशंस दैट यू में डिप्लॉय। तो बेसिकली अगर हम इन टोटलिटी देखें इस पूरी प्रोसेस को, तो सबसे पहले तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को देखिए और उसके इनलाइन ऑब्जेक्टिव के इनलाइन जो भी रिस्क है उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनको मेजर कर लीजिए कि उसका कितना डायनामिक इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितनी जो हमारा कह सकते हैं वैल्यू एट रिस्क, मतलब कितना हमारा जो वैल्यू है वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन की वो स्टेक पर है अगर कोई रिस्क ऑकर करता है। फिर इसके बाद आप उसका इम्पैक्ट को एसेस करेंगे कि कितना इम्पैक्ट डाल सकता है रिस्क, है ना। तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सिनेरियो में सिमुलेशन, सिनेरियो टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, ये सब आप करके देख लेते हैं। और इसके बाद लास्ट स्टेप इज द एग्जामिन एंड सेलेक्ट द अल्टरनेटिव रिस्क मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। देखिए रिस्क को किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं कि रिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। रिस्क को आप अगर सही टाइम पर प्रिडिक्ट कर लें और उसको कह सकते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए स्ट्रेटेजी बना लें तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू,
ठीक है, जैसे एक केस स्टडी थी आपकी अमेरिकन एयरलाइंस की, तो अमेरिकन एयरलाइंस ने क्या किया था कि जो वेदर फोरकास्ट वगैरह के लिए इसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराया था। एक बहुत अच्छी सी केस स्टडी ऑपरेशन एजेस में मैं डिस्कस करता हूँ इसको। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अमेरिकन एयरलाइंस ने एक सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर लिया था बेसिकली अपनी फ्लाइट्स को शेड्यूल करने के लिए। एक्चुअली होता क्या था कि जो वेदर मासिव वेदर फोरकास्ट जनरली वेदर होता था ना, तो वो कह सकते हैं आप उसको सही से फोरकास्ट तो नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से अक्सर ही उनकी फ्लाइट डिले हो जाती थी। तो वो जो क्रू और पूरा स्टाफ है और जो फ्लीट्स वगैरह हैं उनको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया। ठीक है, और उसका उन्हें फायदा कब मिला? आप देखिए, सॉफ्टवेयर तो उन्होंने वो वेदर मासिव डिले को रोकने के लिए उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया था, लेकिन उसका फायदा उन्हें 9/11 अटैक में मिला। जब 9/11 अटैक हुआ तो सबसे पहले एक तरीके से कह सकते हैं एयरलाइन ने सबसे पहले अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम किया था, दैट वाज द अमेरिकन एयरलाइंस। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिस्क मिटिगेशन प्लेटफॉर्म जो उन्होंने डेवलप करवाया था, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर उन्होंने इस्तेमाल किया था उसके इम्पैक्ट को एसेस करने के लिए, वेदर फोरकास्ट की वजह से जो डिले हो रहे थे उनको कम करने के लिए, तो और उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, तो उसको वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाए और उसका इम्पैक्ट उन्हें देखने को मिला। जब 9/11 जैसा बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा कह सकते हैं एक तरीके का अटैक, उससे भी वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर गए। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली अगर आप एक इफेक्टिव एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करते हैं तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस स्टेप बेसिकली। Okay, so if you have any doubt, you may ask. Is it clear? Okay. No, sir.